यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, हम आपको पढ़ाएंगे जीव, जगत एवं जगदीश। जीव क्या होता है, जगत क्या होता है और जगदीश क्या होता है। साधारण रूप से जीव का मतलब हो गया है इस पूरे भूखंड में, यानी इस पूरे इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी पाए जाते हैं उसको जीव कहते हैं। जगत ये पूरा पृथ्वी जगत जहां पर हम लोग रहते हैं, और जगदीश हो गया ईश्वर, यानी जीव हो गया प्राणी, ठीक है, जो भी छोटे बड़े प्राणी ये सारे हो गए जीव। जगत होंगे जहां पर प्राणियों का वास यानी पृथ्वी, और जीव और जगत के सर्वोच्च कर्ता यानी भगवान हो गए जगदीश। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे सवाल पूछ रहा है। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मिसाइल क्लासेस के टीम लेकर आ रही है सेमेस्टर 2 का ऑल पेपर का क्लासेस, जहां पे दोस्तों आप लोगों को बच्चों की तरह चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। देन आप लोगों को दोस्तों एग्जाम से पहले एग्जाम का सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा वही क्वेश्चन आपके पेपर में D2 छपेंगे। तो मेरे दोस्तों ख्याल रखें कि 1 मई से लेकर 7 मई तक आप लोगों का एडमिशन चलेंगे, जहां पे दोस्तों आप लोगों का जो 999 का जो फी है वो आपको 499 रुपीज में आपको मिल रहे हैं, जहां पे अलग अलग टीचर्स आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों सारे ऑनर्स पेपर अवेलेबल है। तो लेट किस बात की कर रहे हैं, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिया है सारे ऑनर्स पेपर को ज्वाइन करें। देन मेरे भाई अगर आप लोगों को कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कतें आएगी तो इस नंबर पे डायरेक्टली दोस्तों आप लोग कॉल करके हमारे साथ आप बातचीत कर सकते हैं। जगदीश का अवधारणा भारतीय ज्ञान परंपरा में किस संबंध को दर्शाती है, किस संबंध को दिखाती है। नहीं, ये तीनों यानी जीव, जगत और जगदीश ये आपस में जुड़े हैं, यानी आपस में एक आत्मा का स्वरूप को दिखाती है, यानी ये तीनों एक ही परमात्मा का ही एक रूप है। 3 अलग अलग चरण एक जगह में मिलती है, वो है परमात्मा। तो एकात्मा के रूप को ये दिखाती है, यानी ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ये तीनों जुड़े हुए हैं, और इनके पीछे जुड़ने की शक्ति जगदीश ही है। जीव, जगत और जगदीश ये तीनों आपस में एक हैं, और ये एकात्मा को दिखाती है, एकात्मा के सिद्धांत को दिखाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय दृष्टि में एकात्मा का अर्थ क्या होता है। एकात्मा का अर्थ क्या होता है ना, हम लोग देखेंगे कि एकात्मा का अर्थ हम लोग देखेंगे कि एकात्मा का मतलब होता है सभी तत्वों का पारस्परिक जुड़ाव। सभी तत्वों का पारस्परिक जुड़ाव ही एकात्मा को दिखाता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जगदीश का तात्पर्य क्या है, जगदीश का मतलब क्या होता है ना, जगदीश का मतलब होता है ईश्वर। हम आपको अभी बताएं कि जीव का मतलब होता है समाज, जो प्राणी समाज या फिर मानव समाज आपको कह सकते हो। जगदीश का मतलब हो गया ईश्वर, ठीक है, और जगत का मतलब हो गया पृथ्वी। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रकृति को किस रूप में देखा जाता है ना, प्रकृति के रूप में, संसाधन के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्या प्रकृति को संसाधन नहीं, संसाधन के रूप में तो बिल्कुल नहीं देखा जाता है। प्रकृति को वस्तु के रूप में बिल्कुल नहीं, वस्तु के रूप में, मशीन के रूप में, यह भी सही नहीं होगा ना। चेतन तत्व के रूप में पृथ्वी को देखा जाता है, यानी पृथ्वी खुद में ही एक चेतना का भाव है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एकात्म मानव दर्शन किसका समर्थन करता है, ठीक है। एकात्म मानव दर्शन किस बात को दर्शाता है न, समग्र जीवन दृष्टि को, क्या न, समग्र जीवन दृष्टि को दिखाता है। 5 का बी होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे सवाल पूछ रहा है जीव और जगत का संबंध कैसा माना जाता है। जीव और जगत, देखिए ये जीव कहां पर रहते हैं, प्राणी कहां पर रहते हैं, मानव कहां पर रहते हैं, पृथ्वी पर। अब क्या जगत जीव के बिना अपना रिलेशन को दिखा सकता है, नहीं। जैसे जीव जगत के ऊपर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार जगत, हम लोग बोलते हैं ना कि हरा भरा जगत है, तो ये जगत तो बिना जीव के ये जगत भी तो अधूरा है। तो ये होगा परस्पर निर्भर करता है, ये दोनों एक दूसरे के, यानी बिना जगत के जीव की अवधारणा को हम लोग नहीं कर सकते हैं, और बिना जीव से जगत भी खाली हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे सवाल पूछ रहा है कि
भारतीय दृष्टि में पर्यावरण संरक्षण का आधार क्या है? पर्यावरण की संरक्षण का आधार क्या है? तो पर्यावरण किस भाव से हम लोग संरक्षण करते हैं? इसको संरक्षण करते हैं एकात्मा की भावना, यानी यहाँ पर जो प्राणी है या फिर यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं या फिर ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी एक ही परिवार का हिस्सा है। अगर बिना पृथ्वी से क्या इंसानी जीवन या फिर जानवर की जीवन क्या चल पाएगा? जिसका जवाब है नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोग पर्यावरण संरक्षण में इन सभी को एक रूप में देखते हैं या और एक दूसरे के परिपूरक के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। बिना एक के दूसरा हिस्सा काम नहीं करेगा। चलिए आगे क्वेश्चन 8 ना, जीव शब्द किससे दर्शाता है? जीव शब्द केवल प्राणी, सभी प्राणी, केवल मानव, केवल पशु, केवल पौधे, तो ये होगा सभी प्राणी, यानी मानव भी इसमें शामिल होता है, पशु भी शामिल होता है और पेड़ पौधे, ये सभी एक ही चीज में, यानी प्राणी, ये प्राण जगत को ही दर्शाता है, सभी प्राण जगत को दिखाता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे सवाल पूछ रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा में जगत का अर्थ क्या होता है? जगत का अर्थ ना, जगत का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी संपूर्ण सृष्टि जगत के रूप में देखा जाता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 10, एकात्म दृष्टि का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? एकात्म दृष्टि का प्रमुख लक्ष्य होता है संतुलन एवं समरसता, यानी बैलेंस के साथ को एग्जिस्टेंस। ठीक है, संतुलन एवं समरसता ही एकात्म, यानी आप सभी के साथ संतुलन बनाते हुए और सबको एक जगह, यानी जीव भी रहेगा, प्राणी भी रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, यानी सभी एक जगह में अवस्थान करेंगे। जीव, जगत और जगदीश, ये तीनों का अवस्थान एक ही जगह में रहेगा। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे सवाल पूछ रहा है, भारतीय दृष्टि में मनुष्य का स्थान क्या होता है ना? मनुष्य प्रकृति का अंग माना जाता है, मनुष्य प्रकृति का अंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या पूछ रहा है ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः किस विचार को दर्शाता है ना? सार्वभौमिक कल्याण, यानी सबका एक साथ कल्याण ही, सभी चीजों का एक साथ कल्याण ही सर्वे भवन्तु सुखिनः को दर्शाता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 13 ना, एकात्म दृष्टि में प्रकृति के साथ संबंध कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी संतुलन। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में सृष्टि को किस रूप में देखा जाता है? सृष्टि को चेतन और परस्पर जुड़ी हुई देखा जाता है, सृष्टि को चेतन एवं परस्पर जुड़ी हुई देखा जाता है। अब बात है क्वेश्चन नंबर 15 की ओर ना। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे सवाल पूछ रहा है, समरसता का अर्थ क्या होता है? समरसता का अर्थ होता है संतुलित सह अस्तित्व, यानी सबके साथ बैलेंस तरीके से रहना को ही हम लोग समरसता कहते हैं। यानी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग प्रकृति के साथ, अलग अलग इंसानों प्रवृत्ति के साथ अगर अलग अलग रहते हैं तो इन सभी को एक साथ हम लोग रहने को ही हम लोग क्या कहते हैं? समरसता। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 16 आपसे सवाल पूछ रहा है, भारतीय दृष्टि में मानव और प्रकृति का संबंध कैसा है? मानव एवं प्रकृति दोनों का संबंध किस प्रकार से है? क्वेश्चन नंबर 16, तो दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, मानव और प्रकृति एक दूसरे के परिपूरक है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे सवाल पूछ रहा है, एकात्म दृष्टि किस प्रकार के विकास को बढ़ावा देती है ना? एकात्म दृष्टि समग्र विकास, यानी सबका साथ सबका विकास, इस बात की ओर दर्शाता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे सवाल पूछ रहा है, जगदीश का संबंध किससे है? जगदीश का संबंध हम लोग बार बार बोले कि जगदीश का मतलब ही होता है ईश्वर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर ना। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जीवन को किस रूप में देखा जाता है ना? जीवन को किस रूप में देखा जाता है ना? जीवन को क्वेश्चन नंबर 19 का होगा ऑप्शन बी ना, परस्पर जुड़ा हुआ तंत्र। जीवन को किस रूप में देखा जाता है? परस्पर जुड़ा हुआ तंत्र के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे सवाल पूछ रहा है, एकात्म दृष्टि के अंतिम उद्देश्य क्या है? एकात्म दृष्टि का अंतिम उद्देश्य होता है समरसता। क्या होता है? समरसता। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो है भारतीय
भारतीय परंपरा में लोक व शास्त्र, भारतीय परंपरा में लोक एवं शास्त्र, लोक किसे कहते हैं और शास्त्र किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए लोक एवं शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि लोक एवं शास्त्र क्या होता है। लौकिक होता है, लोक का मतलब होता है लौकिक परंपराएं, जो परंपरा हम अपने पूर्वजों से सीखते आ रहे हैं, और शास्त्र जो ग्रंथों में जो विषय वर्णन है इसी को हम लोग बोलते हैं शास्त्रीय परंपरा। तो लोक एवं शास्त्र दोनों एक दूसरे का परस्पर पूरक होता है, यानी लोक के बिना शास्त्र अधूरा है और शास्त्र के बिना लोक अधूरा है। देखिए शास्त्र की बातें बहुत समय आम जनता समझ नहीं पाता, शास्त्र की जो गूढ़ रहस्य के बारे में, शास्त्र की जो कथाएं हैं, उस शास्त्र की जो वर्णना है, उस वर्णना को लोग हमेशा याद नहीं कर पाते या फिर उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए शास्त्र की बातों को कहानी के माध्यम से या फिर कविताओं के माध्यम से या फिर गीत संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से या फिर पौराणिक परंपराओं के माध्यम से आसान रूप से लोगों को समझाने की जो प्रक्रिया है, इसे हम लोग लौकिक परंपरा कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कि लोक में अभिव्यक्त शास्त्र का अर्थ क्या है। लोक में जो शास्त्र के बारे में बताया गया है, यह शास्त्र के बारे में क्या आपको समझ होता है। तो शास्त्र का मतलब होता है शास्त्रीय ज्ञान और ज्ञान का जन जीवन में प्रयोग। शास्त्रीय ज्ञान का, शास्त्रों में जो वर्णित जो ज्ञान है, इस शास्त्र में वर्णित ज्ञान को आपका जीवन में किस प्रकार आप प्रयोग करते हो, इसी को दर्शाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 3 आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय परंपरा में शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है। ना शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ना शास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन को दिशा देना। शास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन को दिशा देना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि लोक परंपरा का सबसे प्रमुख माध्यम किसे माना जाता है। लोक परंपरा का सबसे प्रमुख उद्देश्य मौखिक परंपरा को ही माना जाता है। मौखिक परंपरा लोक परंपरा से जुड़ता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपसे सवाल पूछ रहा है, शास्त्र में अभिव्यक्त लोक का सही अर्थ क्या होता है। न लोक का सही अर्थ किसे माना जाता है, न लोक का सही अर्थ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए होगा, न लोक जीवन का शास्त्र में प्रतिबिंब, यानी लोक को ही, यानी शास्त्र की जो मूल तत्व है वो लौकिक परंपरा में देखा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय संस्कृति में लोक परंपरा का संरक्षण कैसा होता है। लोक परंपरा को आप किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं। ना आप जनरेशन टू जनरेशन, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के रूप में, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को मौखिक परंपरा के रूप में लौकिक परंपरा को आगे बढ़ाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 7 आपसे सवाल पूछ रहा है, शास्त्र और लोक के संबंध में कौन सा कथन सही है। शास्त्र तथा लोक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ना ये दोनों एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। शास्त्र और लोक, यानी शास्त्र परंपराएं और लौकिक परंपराएं, ये दोनों एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे सवाल पूछ रहा है, लोक ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। लोक ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत होता है कि प्रयोग और अनुभव। लौकिक ज्ञान को जब हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयोग करते हैं, अनुभव के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, प्रयोग एवं अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय शास्त्र में लोक जीवन का वर्णन क्यों किया गया है। ना लोक जीवन का केवल मात्र मनोरंजन के लिए, परीक्षा लेने के लिए या फिर इतिहास के लिए नहीं किया गया है, बल्कि समाज को समझने के लिए लौकिक परंपराओं का इस्तेमाल, लौकिक जीवन का वर्णन किया गया है। लोक शब्द का व्यापक अर्थ क्या होता है। ना लोक शब्द का व्यापक अर्थ होता है कि संपूर्ण जनजीवन को ही लौकिक परंपरा के रूप में देखा जाता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है इसको हम लोग देखते हैं कि शास्त्र का निर्माण किस आधार पर हुआ है। ना शास्त्र का निर्माण अनुभव एवं तर्क के आधार पर हुआ है। तर्क एवं अनुभव, जो आप फील कर रहे हो, जो अनुभव कर रहे हो, जो एक्सपीरियंस आपको आ रहा है, जो आप अपने कर्मों के द्वारा जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको, एवं साथ ही साथ जो आपका तर्क आ रहा है, यानी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने के बाद ही शास्त्र का निर्माण होता है। अनुभव और आपकी बुद्धिमत्ता, ये दोनों ही शास्त्र निर्माण का आधार माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, लोक परंपरा में कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है। ना लोक परंपरा में अनुभव ही सबसे बड़ी चीज
चीज होता है, और ये अनुभव हम अपने पूर्वजों से या देखते हुए सीखते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है ना, लोक और शास्त्र के समन्वय को क्या परिणाम होता है। तो ये दोनों संतुलित समाज, एक संतुलित समाज की नींव रखती है ये दोनों ही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 14 आपसे सवाल पूछ रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा में लोक को क्यों महत्व दिया जाता है। लोक को महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जनजीवन से जुड़ा हुआ है, यह आम जनजीवन से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए लोक को महत्व अधिक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे सवाल पूछ रहा है, शास्त्र का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है। तो शास्त्र का ज्ञान सभी के लिए, यानी समाज के हर वर्ण, हर तत्व की, हर वर्णों के लिए, हर वर्गों के लिए, समाज में हर जो वर्ग रहते हैं, हर जो तबका रहता है, इन सभी के लिए शास्त्र ज्ञान का एक पर्याय है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे सवाल पूछ रहा है कि लोक परंपरा में त्योहार का महत्व क्या होता है। त्योहार का मतलब यानी उत्सव, त्योहार, इसका महत्व होता है सामाजिक एकता का माध्यम। त्योहार से ही हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे आत्मीय कुटुंब आते हैं, हमारे परिवार एक जगह मिलते हैं। देखिएगा कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी फेस्टिवल्स होता है, भाई दूज हो गया, कर्म पूजा हो गया, ठीक है, या फिर सरहुल हो गया, ठीक, मुहर्रम हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, सारा परिवार एक जगह जुड़ता है, सारा परिवार एक जगह जुड़ता है। तो इसी में त्योहारों का मतलब ही होता है कि पूरा परिवार, पूरा सामाजिक एकता को दिखाया जाता है। चलिए गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मिसाइल क्लासेस के टीम लेकर आ रही है सेमेस्टर 2 का ऑल पेपर का क्लासेस, जहां पे दोस्तों आप लोगों को बच्चों की तरह चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। देन आप लोगों को दोस्तों एग्जाम से पहले एग्जाम का सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा वही क्वेश्चन आपके पेपर में D2 छपेंगे। तो मेरे दोस्तों ख्याल रखें कि 1 मई से लेकर 7 मई तक आप लोगों का एडमिशन चलेंगे, जहां पे दोस्तों आप लोगों का जो 999 का जो फी है वो आपको 499 रुपीज में आपको मिल रहे हैं, जहां पे अलग अलग टीचर्स आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों सारे ऑनर्स पेपर अवेलेबल है। तो लेट किस बात की कर रहे हैं, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिया है सारे ऑनर्स पेपर को ज्वाइन करें। देन मेरे भाई अगर आप लोगों को कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कतें आएगी तो इस नंबर पे डायरेक्टली दोस्तों आप लोग कॉल करके हमारे साथ आप बातचीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है, शास्त्र और लोक के संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। नहीं, ये परंपराएं और रीति रिवाज से जुड़ी हुई है, ये परंपराएं एवं रीति रिवाज से जुड़ी हुई है, कौन, शास्त्र एवं लोक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे सवाल पूछ रहा है कि लोक का उपयोग, लोक ज्ञान का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। लोक ज्ञान का उपयोग आपका कृषि किस क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ना, लोक ज्ञान का उपयोग कृषि, आप अपने पुरखों से जो चीज सीखते हैं तो वो कृषि के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी इसमें भी इस्तेमाल करते हैं, जीवन का शैली इसमें भी इस्तेमाल करते हैं, यानी आपका समग्र रूप से उपरोक्त सभी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय परंपरा में ज्ञान का प्रसार कैसा होता है। ना, ज्ञान का प्रसार लोक और शास्त्र इन दोनों से होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 20 आपसे सवाल पूछ रहा है कि लोक और शास्त्र का संतुलन किसके लिए आवश्यक होता है। लोक और शास्त्र इन दोनों का संबंध किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा ना, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन होगा समाज के विकास के लिए। किसके लिए ना, समाज का विकास के लिए। अब आते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, आखिरी पॉइंट यानी पार्ट यूनिट 1 का आखिरी जो चैप्टर है, नगरीय, ग्रामीण व आदिवासी समाज, इसकी ओर हम लोग मूव करते हैं और इस पोर्शन को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ना, भारतीय ज्ञान परंपरा को विविधता किन किन समाजों में दिखाई देती है। तो ये होगा आपका नगरीय, ग्रामीण एवं आदिवासी, ये तीनों समाज हमारे यहाँ पर भारतीय ज्ञान परंपरा में 3 प्रकार के समाज के बारे में चर्चा किया जाता है। एक होता है ग्रामीण समाज, एक होता है नगरीय समाज और एक होता है आदिवासी समाज। यानी जो नगर में एक समाज रहता है, दूसरा होता है ये ग्रामीण और तीसरा हो गया आदिवासी समाज।
तीन प्रकार का समाज व्यवस्था हमारे यहाँ पर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है कि ग्रामीण समाज में ज्ञान का मुख्य आधार क्या होता है। ग्रामीण समाज में ज्ञान का मुख्य आधार क्या होता है ना। ग्रामीण समाज में ज्ञान का मुख्य आधार हम लोग किसे माने जाते हैं, अनुभव और परंपराओं से। हमारे पास जो अनुभव होती हैं, ठीक है, व्यक्ति के पास जो अनुभव होता है और वो अपनी पीढ़ी पुरखों से जो भी ज्ञान की बात सीखता है, इसी को हम लोग ग्रामीण समाज में ज्ञान का मुख्य आधार मानते हैं। नगरीय समाज का ज्ञान का प्रमुख आधार किसे माना जाता है, आधुनिकता और तकनीकी को, आधुनिकता एवं तकनीकों को ज्ञान का आधार माना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपसे पूछ रहा है कि आदिवासी समाज में ज्ञान का स्रोत क्या होता है ना। आदिवासी समाज में ज्ञान का स्रोत आपका प्रकृति और अनुभव होता है। क्या होता है, प्रकृति एवं अनुभव। अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है ग्रामीण ज्ञान परंपरा का मुख्य उपयोग किस में होता है। ग्रामीण ज्ञान परंपरा का उपयोग कृषि के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग कृषि से संबंधित होते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे सवाल पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है इसको देखते हैं ना। आदिवासी समाज प्रकृति का साथ कैसा संबंध रखता है ना। ये प्रकृति और आदिवासी ये दोनों एक साथ जुड़ा होता है, यानी संतुलित और सामंजस्यपूर्ण, दोनों एक दूसरे का संतुलित रहता है और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे सवाल पूछ रहा है, नगरीय समाज में ज्ञान का प्रसार किस माध्यम से होता है, शिक्षा और तकनीकी। शिक्षा एवं तकनीकी नगरीय समाज में जो ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे सवाल पूछ रहा है, ग्रामीण समाज में जीवन शैली का कैसा होता है ना। ग्रामीण समाज में जीवन शैली सरल और एवं प्रकृति के आधारित होता है। हम लोग देखते हैं गांव का जीवन एकदम सरल होता है और प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, आदिवासी ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना। ज्ञान का आदिवासी समाज में ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य किसे माना जाता है कि प्रकृति के साथ, यानी प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए, प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए आप अपना विकास किस तरह से कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नगरीय समाज में कौन सी समस्या अधिक होती है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या होता है बेरोजगारी भी होता है, प्रदूषण भी होता है, भीड़ भाड़ होता है, यानी उपरोक्त सभी होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे सवाल पूछ रहा है, ग्रामीण ज्ञान प्रणाली का विशेषता क्या है, यानी ग्रामीण जो ज्ञान है ये ग्रामीण ज्ञान कहाँ से आता है ना। ग्रामीण ज्ञान, आप एक चीज को याद रखिएगा, ग्रामीण ज्ञान कृषि आधारित होता है और ग्रामीण ज्ञान प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है और ग्रामीण ज्ञान प्रणाली अनुभव आधारित एवं उपयोगी होता है। ठीक है, ये अनुभव से यानी एक्सपीरियंस है, अपने कामों से जो इनका एक्सपीरियंस होता है वो, एवं साथ ही साथ उस ज्ञान को जब लगातार वो इस्तेमाल करते हैं ना, उपयोग करते हैं, तो इसके माध्यम से ग्रामीण ज्ञान प्रणाली की विशेषता यही होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आदिवासी समाज में चिकित्सा ज्ञान किस पर आधारित होता है। चिकित्सा ज्ञान, आदिवासी समाज में चिकित्सा ज्ञान, हम लोग सभी जानते हैं कि आदिवासी समाज जड़ी बूटी के माध्यम से चिकित्सा प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं, जड़ी बूटी और प्रकृति के जो दवाएं होती है इसके माध्यम से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे सवाल पूछ रहा है, नगरीय समाज में शिक्षा का स्तर कैसा होता है। शिक्षा का स्तर अधिक होता है। शिक्षा का स्तर कैसा होता है नगरीय जीवन में, शिक्षा का स्तर। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 का होगा बी, यानी शिक्षा का स्तर अधिक होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कि ग्रामीण समाज में सामाजिक संबंध कैसा होता है ना। ग्रामीण समाज, हम लोग सभी जानते हैं कि ग्रामीण समाज आपका सबसे मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत होता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा विशेषता क्या होता है, प्रकृति के साथ जुड़ाव, ये प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग आएंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे सवाल पूछ रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा की
बहुस्तरीयता का अर्थ क्या होता है? बहुस्तरीय का अर्थ होता है विभिन्न समाजों में अलग अलग रूप ना, विभिन्न समाजों में अलग अलग रूप को बहुस्तरीय इसको देखा जाता है। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे सवाल पूछ रहा है कि नगरीय और ग्रामीण समाज में मुख्य अंतर क्या है ना। इनके मुख्य अंतर क्या होता है ना? शिक्षा, जीवन शैली एवं तकनीक का उपयोग, ये तीनों इसका सॉरी ये तीनों नहीं होगा, जीवन शैली का, जीवन शैली होगा, इसमें अंतर होगा, जीवन शैली मुख्य अंतर होता है। अब बात है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 18 आपसे सवाल पूछ रहा है आदिवासी ज्ञान प्रणाली को क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो ये पर्यावरण संरक्षण में सहायक होते हैं। आदिवासी ज्ञान परंपरा ही पर्यावरण को संरक्षण करके रखती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे सवाल पूछ रहा है कि ग्रामीण समाज में त्योहार का क्या महत्व होता है ना? त्योहारों का महत्व होता है सामाजिक एकता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। और भारतीय समाज की विविधता का कारण क्या होता है? भारतीय समाज में विविधता का कारण होता है विभिन्न ज्ञान परंपराएं, विभिन्न ज्ञान परंपरा ये विविधता के कारण होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर।